लोग कहते हैं वो उर्दू का बड़ा अदीब है, मगर उर्दू उसे अब भी नहीं आती। जब कोई कहानी मेरे कलम से निकल जाती तो उसका छपना लाजिम हो जाता। मंटो के बच्चे को इस कदर बदनाम करे कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे ये। बड़ा कम वक्त है ये मंटो, किसी चीज का लिहाज नहीं रखता। मंटो से कहूँ तुम पे भी कुछ लिख दे, मशहूर हो जाओगे। क्या होगा पता नहीं अब क्या। Manto's director and lead actor Sarmit Khusat among us today. बहुत से लोग आज जो फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं, वो जब बाहर निकलेंगे सिनेमा से फिल्म देखकर, तो वो मंटो के बारे में आपके ख्याल में आपस में क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान में जब भी लोग देखते हैं तो वो अमूमन वहाँ पे एक रिस्पॉन्स यही पता चला कि क्रेडिट्स चल जाते हैं, लाइटें ऑन हो जाती हैं और आवाम बैठी रहती है। तो कुछ सोचने पे शायद मजबूर करे, एक सेंस ऑफ लॉस, मतलब एक नुकसान, एक खसारा जो हम सबका हुआ। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, सफ़ेद चौक इस्तेमाल करता ताकि तख्ता स्याह की स्याही और नुमायां हो जाए। आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि मंटो एक ऐसी शख्सियत थे और उनके बारे में लोगों की बहुत इंतहाई किस्म की राय है उनके काम के बारे में। लोग मंटो का नाम सुनकर ही बस मंटो की जो शॉक वैल्यू है, उस वजह से आपने मंटो पर फिल्म बनाने का सोचा? मंटो साहब को हमने उमूमन दो वजूहात के लिए याद किया या याद रखा। एक तो जी जो हम इतने बड़े लेजेंड के साथ ज़्यादती कर चुके थे, उनकी ज़िंदगी में भी, उनके मरने के बाद भी। पाकिस्तान में आई एम श्योर आपके इल्म में भी होगा, कभी टेक्स्ट का हिस्सा बना के नहीं पढ़ाया गया मंटो साहब को। PhD MPhil लेवल पे लोग बाय चॉइस करते थे तो कर लेते थे, लेकिन एक रिजेक्शन, एक चीज़ को खुद से दूर रखा गया। तो एक वजह वो होती थी उनको याद करने की। दूसरी होती थी कि जब भी कोई TV, फिल्म, रेडियो, स्टेज के हवाले से भी मंटो साहब पे गुफ्तगू होती थी या उनके काम के हवाले से, तो उसमें सिर्फ सनसनी को कैश किया जाता था। तो ये दोनों काम हमने कोशिश की है हम फिल्म में ना करें। तो जब मंटो बना रहे थे उस वक्त आपको क्या तवक्को थी, किस तरह का रिएक्शन आएगा? और जब से मंटो रिलीज़ हुई है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ तरह से लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं, कोई चीज़ हैरान कुन थी आपके लिए उनके रिएक्शन? मंटो साहब के हवाले से पहले तो दो एक बातें मैं ज़रूर क्लैरिफाई ये कर दूं कि जितनी बड़ी वो शख्सियत हैं, जो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने किया, जो उनके साथ हुआ, उसका अहाता कोई एक फिल्म नहीं कर सकती। कौन है ये गुस्ताख? दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बायोपिक। जो वाक़यात हैं उनमें ड्रामाई वो जो एक है लाइसेंस लिया गया है, मगर साथ ही साथ उनको वाइट वॉश नहीं किया गया। मुझे लगता है हीरोज़ जो होते हैं वो हीरोज़ होते हैं, उनका बड़ापन होता है, मगर वो इंसान भी हैं, अपनी ख़ामियों के साथ, अपनी इल्लतों के साथ। सो मैंने भी जी बहुत जज्बाती लेवल पे अप्रोच किया इस चीज़ को, तो मैं प्रिपेयर्ड था बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात भी है कि कुछ लोग एक ख़ास तरह की एक पोजेसिवनेस उनके बारे में रखते हैं, जो लोग जिनको लगा कि नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेजेंट सरप्राइज़ जो मिला वो ये कि एक ऐसी ऑडियंस देखने के लिए चली गई जो कि हमारे जहन में भी नहीं था, मतलब वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जो आजकल के बच्चे हैं, जिनको हम आजकल का मतलब यूथ कहते हैं, जिन्होंने मंटो नहीं पढ़ा था, वो गए और वो एक बहुत अजीब सा एक ताल्लुक़ बना के आ गए। आई थिंक ओवरऑल रिव्यूज़ में कहीं सोल के हवाले से कमेंट नहीं नेगेटिव आया। अगर मंटो खुद आपकी ये मंटो देखें, कि अगर उन्हें आपको अपना फीडबैक देने का मौका मिले तो वो क्या कहेंगे? आई डोंट नो जी, मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि जब वो देखें तो वो कुछ अच्छा सोचें। लेकिन अगर वो मुझे नज़र आए तो मैं उनसे जाके सिर्फ यही कहूँगा कान पकड़ के कि अपने कान के गलतियाँ और जो कुछ भी है, लेकिन मेरी नीयत और जो मेरा इश्क है वो आपसे वो बहुत सच्चा है। घोड़े पे कहानी लिखी है। कौन है ये गुस्ताख? मंटो जिस ज़माने में लिख रहे थे, उस ज़माने में पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान था। राइट। क्या सोच रहे थे आप? आपको डर नहीं था कि इससे कितने मरहलों पर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? जोम में या जिस मर्जी उसमें आप उसको समझ लें, लेकिन आई एक्चुअली थॉट आई डोंट केयर। आपको पता है ना, घोड़ा जब दौड़ाया जाता है सड़क पे तो घोड़े के यहाँ पे वो ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं, राइट? तो वो ब्लाइंडर्स लगाने पड़े। मुझे लगा कि मुझे ये काम करना है और ये मुझे नहीं पता ये करियर के लिए करना है, फिल्म के लिए करना है, रिवाइवल के, कुछ नहीं था दिमाग में। बस
एक मंटो साहब से जो मेरी अपनी ज़ात का एक उनके साथ जो है वो गलत है सही है, वो इंटरप्रिटेशन से कोई एग्री करता है नहीं करता, वो एक बड़ी एक इंडल्जेंट सी एक एक्सरसाइज थी। और सिर्फ इसमें कोई मेरे अकेले के करने वाला ये काम यकीनन नहीं था जी। शाहिद महमूद नदीम साहब उन्होंने हमेशा इस तरह के ज़रा धड़ल्ले से काम किए हैं। उनकी स्क्रिप्ट, उनकी रिसर्च थी एंड मेरे प्रोड्यूसर्स आसिफ रज़ा मीर साहब, बाबर जावेद, उन्होंने जब कहा नहीं जी करते हैं तो वो आई थिंक सबके हौसले मिलके एक तो वो बन गया। मुझे ये पता था कि जी मेरे अकेले के ऊपर ये सिर्फ नहीं आएगी। इस वक्त जो मंटो लगी है और जिस तरह की मंटो लोग देख रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि कितनी सेंसर हुई है तो क्या कहेंगे आप? सेंसर वाज द ओनली फेज जहाँ पे आई वाज वेरी स्कैर्ड, आई वाज नर्वस बिकॉज तब भी मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था कि बहुत ज़्यादा अगर काट पीट हुई तो फिर मैं लड़ूंगा, लेकिन सेंसर्स ने कुछ नहीं काटा। फिर क्या सेल्फ सेंसरशिप का इस्तेमाल किया? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द सोल ऑफ मंटो साहब। जो बच्चे 1980 में जो स्कूल जाते थे और 1990 में जो उस दिहाई में स्कूल जा रहे थे, उनके अंदर एक सेंसरशिप तो बन जाती है। मैं उसको कॉन्शियसली अपनी शख्सियत में से निकाल नहीं सकता, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि मुझे कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। हम सफ़र के बाद आप मंटो तक आए हैं, अब मंटो के आगे सरमद खुसट के लिए क्या है? टेलीविज़न से फिल्म की तरफ आने का मकसद ही ये है कि आप थोड़ी और चीज़ों से ज़रा बेपरवाह होकर आप वो करें जो आप दिल से करना चाहते हैं। तो बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स फॉर मंटो हैव बीन सो सरप्राइजिंग कि अब आई थिंक हम सब लोगों के कुछ हौसले बुलंद हो रहे हैं कि चलो भाई हम छोटे स्केल के ऊपर ही सही, मगर कहीं ना कहीं इस तरह के काम की एक कोई पजीराई है। हमें लग रहा है कि जी अब सब लोग अपने अपने तौर पे जो बात दिल से करना चाहते हैं वो ज़रा, वो पंजाबी में कहते हैं खुल डुल के, तो खुल डुल के बात हो सकती है। ये रेल तो चलती जाएगी, मंजिल तो कभी आ जाएगी। मंटो जिंदाबाद।